अस्सलाम वालेकुम, आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। आज एमक्यूएम के मरकज़ 90 पर जो छापा मारा गया था, तकरीबन 6 साल के बाद उस केस का फ़ैसला सुना दिया गया है। मेरे साथ अमीन अनवर और शफ़ी बलोच मौजूद हैं। जब 11 मार्च 2015 को एमक्यूएम के मरकज़ के ऊपर छापा मारा गया था, उससे लेके अब तक की क्या सूरत हाल रही, केसेस में क्या उतार चढ़ाव होते रहे, और उसके बाद अब मरकज़ जो एमक्यूएम का है उसकी क्या सूरत हाल है, और उसके बाद फिर मुल्ज़मान को चूँकि कुछ को बरी करने का हुक्म दिया गया है और कुछ को सज़ा हुई है, तो उसकी मुकम्मल तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले मैं शफ़ी बलोच के पास जाऊँगा। शफ़ी बलोच साहब, आपको याद होगा जब एमक्यूएम के मरकज़ 90 पर छापा मारा गया था, इससे पहले कोई इदारा, पुलिस, रेंजर्स, फ़ौज तक सोच भी नहीं सकती थी कि एमक्यूएम के मरकज़ के करीब तक भी जाके पहुँचेंगे। लेकिन जब छापा मारा तो उसके बाद भारी तादाद में असला भी हमने भी देखा, यहाँ पर बोरियों में भर के लाते थे। तो शफ़ी बलोच साहब, जिस तरह आपने देखा कि आमिर खान समेत एमक्यूएम के जितने भी कारकुन थे, नामी गिरामी कारकुन थे, उनको आंखों पर पट्टियाँ बांधी हुई थी। आपने देखा यहाँ पे तख्तियाँ उनके गले में लटकी हुई थी और लाइन में उनको ATC में पेश किया जाता था। और उससे बाद आप मुसलसल देखते रहे केसेस में उतार चढ़ाव आता रहा। कभी कहा जाता रहा कि ये असला जो है वो लाइसेंस याफ्ता है, और कभी रेंजर्स ने कहा कि गैर कानूनी है। लेकिन ये सारा सीन जो है आपने देखा 6 साल के दौरान, आपने क्या क्या देखा, और क्या केस साबित करने में इतने नाकाम रहते हैं कि हाई प्रोफाइल केस, तारीख का बड़ा केस कराची का, और उसके बाद फिर सज़ाएं नहीं हुई मुल्ज़मान को? हाँ जी, देखिए ये कोई पहला केस नहीं है। इस तरह के बहुत सारे केसेस हमने देखे, जिसके बारे में पहले तो उसे आई प्रोफाइल केसेस को डिक्लेयर किया जाता है, फिर उसके बाद आइप क्रिएट किया जाता है मीडिया के ज़रिए कि रॉस एजेंट या एंटी स्टेट एलिमेंट्स जिन्हें डिक्लेयर किया जाता है, और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन ये पुलिस और रेंजर्स की हद तक दावे तो किए जाते हैं, लेकिन अदालतों में ये चीज़ें साबित नहीं की जाती। किसी के पास लिटरेचर अगर बरामद हो तो कहा जाता है कि उसके रॉ से या किसी गैर मुल्की एजेंसी से उसका ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाता है। लेकिन असल मामला होता है कि आप अदालतों में इस केस को किस तरह पेश करते हैं। अब जिस तरह एमक्यूएम के मरकज़ 90 से जो गिरफ़्तार 26 मुल्ज़मान थे, इनके ख़िलाफ़ तो बड़े बड़े मर्डर केसेस, हाई प्रोफाइल मर्डर केसेस और दमागा खेज़ मवाद, पता नहीं क्या कुछ उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए गए थे, दावे किए गए थे। लेकिन बाद में जब ये FIR कटी और जब चालान पेश हुआ अदालत में, तो वहाँ पर वो चीज़ें तफ्तीशी अफसर की जानिब से, इस्तग़ासा की जानिब से मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात साबित नहीं किए जा सके। तो अदालतें भी क्या करती हैं, अदालत तो ज़ाहिर प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो मवाद जो प्रोड्यूस किया जाता है उन्हीं की बुनियाद पर अदालतें फ़ैसला करती हैं। तो ये केस भी बिल्कुल माजी की तरह, जो मुकदमात जो बिल्कुल बग़ैर किसी सज़ा के मुल्ज़मान जो बरी होते रहे, तो ये भी केस भी उन्हीं की तरह केस साबित हुआ। और यहाँ पर भी इसका भी एंड बिल्कुल इसी तरह हुआ कि जिस तरह जो दावे किए जाते थे मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कि इनका ताल्लुक़ रॉ से है या इन्होंने मुल्क में बड़े बड़े किलिंग्स किए, लेकिन इस्तग़ासा की जानिब से वो दावे साबित नहीं किए जा सके। और हमने माजी में भी देखा कि न सिर्फ एमक्यूएम बल्कि मुख्तलिफ़ सियासी, मजहबी और कौमपरस्त जमातों के भी कारकुनान इसी तरह गिरफ़्तार करने के बाद अदालत में पेश होने से पहले जो है वो पुलिस और रेंजर्स की जानिब से ख़ुद से उनके ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसले सुनाए जाते थे, उनको चार्जशीट किया जाता बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसों में। लेकिन अदालतों में उन्हीं रेंजर्स, उन्हीं पुलिस की जानिब से उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात साबित नहीं किए जा सकते थे। और आज भी वही हुआ कि जो इनके ख़िलाफ़ इस तरह के 6 साल तक उनका बाकायदा मीडिया ट्रायल किया गया, उनके ख़िलाफ़ बड़े बड़े इल्ज़ामात दावे किए गए, लेकिन अदालतों में फिर वही बात के 0/0/0 हो गया और मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं किए जा सके। तो ये हमने देखा कि ये एक तो रियासत की या प्रोसिक्यूशन की नाकामी है कि अगर हाई प्रोफाइल इस तरह के मुल्ज़मान जो है वो जब गिरफ़्तार किए जाते हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ केसेस साबित नहीं हो पाते। ये प्रोसिक्यूशन की नाकामी है और हमारे जो तफ्तीशी इदारे हैं उनकी नाकामी है कि या तो उन्होंने उन बेगुनाह अफराद को जो है वो गिरफ़्तार करके उनके ख़िलाफ़ संगीन इल्ज़ामात लगाए, अगर उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात सही थे वो साबित क्यों नहीं किए जा सके। तो ये इस्तग़ासा की कमज़ोरी है। इस पर ज़ाहिर हुकूमत को कोई ऐसी कानून साज़ी करनी चाहिए कि किसी भी शख्स को जब तक उसके ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ामात साबित ना हो, जो है वो उसके ख़िलाफ़ इस तरह मीडिया ऐप क्रिएट ना हो। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जिसकी मर्ज़ी जिसको भी पकड़ के बड़े बड़े इल्ज़ामात उसके ख़िलाफ़ साबित किए जाते हैं। अगर किसी ने वाकई में कोई इस तरह के बड़े अगर कोई जराइम में मुलविस भी है तो वो चीज़ें साबित नहीं हो पाती। तो ज़ाहिर है ये हमारे तफ्तीशी इदारों की और पुलिस की, रेंजर्स की नाकामी है, क्योंकि रेंजर्स को बाकायदा कराची ऑपरेशन के दौरान खुसूसी इख्तियारात दिए गए थे। 90 दिन वो किसी भी शख्स को
जो है वो अपने पास रख सकती है, लेकिन इसके बावजूद इतना तवील इंट्रोगेशन का एक सिलसिला शुरू हो जाता था, उसके बावजूद भी जो है वो कुछ भी याद नहीं लगता था, मुल्ज़मान वैसे ही बरी हो जाते थे। तो क्या फ़ायदा इतने इख्तियारात देने का, बजट मुख्तस करने का और इदारों को इतना एम्पावर करने का, फिर कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। आपने खामखा जो है वो इन पॉलिटिकल वर्कर्स को अपने पास रखा, सालों साल अपने पास रखा, जेलों में रखा, उनके ख़िलाफ़ कोई सीधा साबित नहीं हो सकी। इसका फिर ज़िम्मेदार कौन होगा? अगर वाकई में वो बेगुनाह थे तो इतना साल जो उन्होंने अजियत जो जेलें काटी है वो किस खाते में गई? तो ज़ाहिर है अगर मुल्क में कानून निसाब का कोई अगर ऐसा मौसर कोई निज़ाम होता तो आज ऐसी सूरत देखने को ना मिलती जिस तरह में बदकिस्मती से देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया शफी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अमीन अनवर मेरे साथ मौजूद हैं। आज एक तो फैसला क्या हुआ, कौन अंदर रहेगा, कौन बाहर जाएगा, किसको कितनी सज़ा हुई, उसकी तफसीलात जो है वो अमीन अनवर साहब से मैं जानने की कोशिश करता हूँ। अमीन अनवर साहब, आज इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत नंबर 16 ने तकरीबन 6 साल के बाद फैसला सुनाया। किस किस मुलज़िम को कितनी सज़ा हुई और टोटल मुकदमात कितने दर्ज किए गए थे, बरामदगी क्या क्या हुई थी, क्या चीज़ साबित हुई और क्या चीज़ साबित नहीं हो सकी है? जी, शायद आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 16 नंबर ने जो है वो 90 ऑपरेशन का केस का जो फ़ैसला है वो सुना दिया है। तकरीबन 6 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है इस ऑपरेशन को, और हमने देखा है कि टोटल 26 मुल्ज़मान थे जिनके ख़िलाफ़ 2 मुकदमात दर्ज किए गए थे। उसमें तकरीबन ये कोई 50 से ज़ायद 54 मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए थे अज़ीज़ाबाद थाने में, और मुल्ज़मान पर ये इल्ज़ाम था कि उनके कब्ज़े से गैर कानूनी असला और धमाका खेज़ मवाद बरामद हुए हैं और इस पर उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए थे इन इल्ज़ामात के तहत, जिसके बाद बाकायदा तौर पर केसेस की जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ाई और आज फ़ैसला हुआ। तो आज बड़ा ही जैसा कि हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि होम्योपैथिक टाइप जजमेंट देखने में आया कि 13 मुल्ज़मान को सज़ा सुनाई गई, मुख्तलिफ़ सज़ाएँ सुनाई गई और 13 मुल्ज़मान को जो है वो बरी किया गया। सेम एलिगेशन था तमाम 26 मुल्ज़मान पर। और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा सज़ा जो सुनाई गई है वो फैसल मोटा को 10 साल सज़ा सुनाई गई है गैर कानूनी असला रखने के इल्ज़ाम में, और इसके साथ 3 मुल्ज़मान को जो है 8-8 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, जिसमें फ़रहान शबीर उर्फ मुल्ला, उबैद केटी और आबिद को 8-8 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। और इसी तरह 9 मुल्ज़मान जिसमें इम्तियाज़ है, काजिम रज़ा है, अब्दुल कादिर हिंगोरो है, नदीम अहमद है, आमिर तोतला है, शकील उर्फ बनारसी है, महमूद हुसैन है, मुश्ताक जावेद और आमिर बोना को जो है वो 6-6 साल कैद की सज़ा सुनाई गई और 30-30 हज़ार रुपये जुर्माना सज़ा हो गए की सज़ा जो है वो दी गई है। और बरी होने वाले जो मुल्ज़मान हैं उनके नाम भी आपको बता देता हूँ। उनमें मोहम्मद फैज़ान है, साजिद है, नुमान है, आसिफ़ है, हसीब और रहीम है, मोहम्मद ज़ुबैर है, नईम है, रिज़वान है, तौसीफ़ है, फैज़ान है, मुमताज़ है और वजीह रहमान। 13 मुल्ज़मान को बरी किया गया, जिस पर ना तो गैर कानूनी असले का इल्ज़ाम साबित हुआ और ना ही धमाका खेज़ मवाद रखने का इल्ज़ाम साबित हुआ। उनके वकला का ये कहना था कि जिन 9 मुल्ज़मान को 6-6 साल की सज़ा सुनाई गई है वो तकरीबन अपनी सज़ा से 2 माह का अरसा ज़्यादा जो है वो जेल में गुजार चुके हैं। अदालत ने अपने फ़ैसले में यही कहा है कि जब से मुल्ज़मान की जो सज़ा है वो डेट ऑफ अरेस्ट से काउंट होगी, तो 6 साल जिनको सज़ा हुई थी तो यकीनन अपनी सज़ा से 2 माह ज़्यादा जेल काट चुके हैं, लिहाजा वो जुर्माने की रकम अदा करने के बाद वो भी रिहा हो जाएंगे। तो बाकी बचेंगे 4 मुल्ज़मान जिसमें से एक को 10 साल और बाकी 3 को 8-8 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। और अगर उन चारों को भी 382 का बेनिफिट दिया जाता है जिसमें रात और दिन काउंट होते हैं, तो देखा जाए तो वो भी अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं और जुर्माने के बाद जो है वो इन केसेस में जो है वो रिहा हो जाएंगे। और आज बड़ा ही हैरानकुन फैसला था जो आज सुनाया गया है इंसदाद। अच्छा, ये कुछ मुल्ज़मान ऐसे भी हैं जिनके ऊपर और भी केसेस हैं, कत्ल के, दहशतगर्दी के, कुछ अंडर ट्रायल हैं और कुछ में उनको सज़ाएँ भी हो चुकी हैं, तो उनकी किस केस की क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आपने देखा कि फैसल उर्फ मोटा और उसके अलावा उबैद केटू है और आमिर सरपटा वगैरह जो बड़े बड़े 2-4 नाम हैं, उन पर मर्डर, पुलिस वालों के कत्ल, इक़दाम कत्ल, पुलिस मुकाबले के इल्ज़ामात जैसे संगीन मुकदमात में उनको सज़ाएँ भी हो चुकी हैं। और इस दौरान ऑपरेशन के दौरान MQM का एक कारकुन वकास जो है वो भी जाँ बहक हो गया था, जो बड़ा एक इंसिडेंट था, उसमें भी MQM के कारकुनों को ही इस केस में जो है वो सज़ा सुनाई गई थी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नंबर 9 थी मेरा ख़्याल में, जिसने MQM के कारकुन वकास के कत्ल में ही MQM के कारकुनों को सज़ा सुनाई थी। आसिफ़ को जो है वो मेरा ख्याल उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी इस केस में।
बिल्कुल इस तरह बड़े अहम ये चीज़ें थी। एक तो मैं वाज़ेह करता चलूँ कि जिस तरह कोई और भी मुल्ज़िम जिसको सज़ा होती हम बताते हैं, रिपोर्ट करते हैं मीडिया पर कि उसको सज़ा हो गई, जो बरी होता है ज़ाहिर है वो प्रोसिक्यूशन की नाकामी की वजह से बरी होता है, तो या तफ्तीश की नाकामी की वजह से बरी होता है, तो वो भी हम मीडिया पर यही रिपोर्ट करते हैं कि प्रोसिक्यूशन और तफ्तीश की नाकामी की वजह से या जुर्म साबित नहीं कर पाए वो अदालत में, उनकी वजह से वो बरी हो चुके हैं। इस केस में भी हमने यही चीज़ रिपोर्ट की, सोशल मीडिया के ऊपर भी, मीडिया के ऊपर भी। लेकिन मुझे बाज़ाते ख़ुद भी एक साहब का फ़ोन आया कि ये क्या चला रहे हो, और उसके बाद फिर जिस तरह ये अफरा तफरी थी, दहशतगर्दी थी, और उसके बाद फिर हमने उनको कंट्रोल किया, और उसके बाद कई जैसे कुछ लोगों को तो सज़ा भी हुई और कुछ बरी हुए, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो ये लोग चला रहे हैं मतलब सोशल मीडिया पे इस तरह की या मीडिया पे इस तरह की ट्विस्टिंग कर रहे हैं ख़बर को कि मुल्ज़मान जो है प्रोसिक्यूशन की नाकामी की वजह से वो बरी हो गए हैं, तो क्या उन लोगों को हम अंदर कर दें और फिर जो अंदर है उनको बाहर कर दें, इस तरह की बातें में हुई। लेकिन हम चूँकि जब रेंजर्स की, पुलिस की, CTD की, कोई नैब की, तब उसके अलावा FIA कोई भी इदारा किसी भी मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ या सियासतदान के ख़िलाफ़ या किसी को वो दहशतगर्द बनाकर पेश करते हैं, तो जो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स होते हैं शवाहिद की रोशनी में, वो हम वैसे ही रिपोर्ट करते हैं कि वहाँ वो दहशतगर्द होगा। लेकिन वो दहशतगर्द अगर अदालत में साबित नहीं हो पाता तो फिर हम वही चीज़ रिपोर्ट करते हैं कि वो दहशतगर्द नहीं साबित हो सका। कि प्रोसिक्यूशन ने जो दावा किया था, जो वादा किया था, जो ऐलान किया था, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी कौम ने देखा, तो वो हमने रिपोर्ट किया। लेकिन जब ये MQM के मरकज़ से जो मुल्ज़मान बरी हुए हैं, तो फिर वो प्रोसिक्यूशन की नाकामी बताने के ऊपर फिर इस तरह दबाव डालना मीडिया को या उसके बाद फिर प्रेशराइज़ करना, ये शायद मुनासिब अमल नहीं है। इसके अलावा जो आज तक MQM का जो मरकज़ है 90, वो रेंजर्स की कस्टडी में है, रेंजर्स के पहरे में है और रेंजर्स की तहवील में है। लेकिन इर्द गिर्द की जो गलियाँ थी वो क्लियर कर दी गई थी। और इसके अलावा उसी रोज़ आमिर खान जो MQM के रहनुमा थे, उनको भी दहशतगर्दों को जो है वो पनाह देने के मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया था। आमिर खान का मुकदमा अब तक अदालत में ज़ेर समाअत है। उनके कुछ जो मुल्ज़मान, जो शरीक मुल्ज़मान थे, वो मफरूर हुए थे, इसलिए वो केस अलग हो गया था। लेकिन जो दीगर मुल्ज़मान हैं किसी न किसी अगर जुर्म में मुलविस, जैसे शफ़ी बलोच और अमीन अनवर ने कहा, होंगे, लेकिन ये हमारी प्रोसिक्यूशन की नाअहली की वजह से वो अगर जुर्म में मुलविस है तो वो साबित नहीं हो सकी, इसलिए वो बेगुनाह ठहरे। प्रोसिक्यूशन अगर मजबूत होती तो वो उन्होंने अगर जुर्म किया होता तो उनको सज़ा होती। दूसरी एक और आखिरी बात मैं करूँगा कि FIA, नैब और इसके अलावा रेंजर्स, पुलिस, जिस तरह उनके पास प्रोसिक्यूटर्स हैं, अल्लाह पनाह, अगर कोई काम के होते, काबिल होते, तो उनको अपने ज़ाती भी केसेस मिल रहे होते। वो सिर्फ प्रोसिक्यूशन के नाम पर वो अपना एक कद काठ बड़ा करते हैं मादत के साथ। वो जो अच्छे केसेस भी होते हैं, जो सज़ा वाले भी होते हैं, जिनमें सज़ाएँ हो सकती हैं, लेकिन वो अदालतों में केस साबित नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मुल्ज़मान को बरी किया जाता है और बेशतर मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं। उसमें फिर इल्ज़ामात या उसके बाद फिर जो तज़ीक होती है वो हमारे कौमी इदारों की होती है, यानी रेंजर्स, पुलिस, नैब, FIA और दीगर इदारों की। अगर जहाँ दीगर कामों के नाम पर अरबों रुपए, करोड़ों रुपए बजट खर्च होता है, तो अगर अच्छी तनख्वाह के ऊपर, बेहतर तनख्वाह के ऊपर अच्छे प्रोसिक्यूटर्स अगर तैनात कर दिए जाएँ, गो के कम हों, तो वो फिर अच्छा केस पेश कर सकेंगे, ताकि वो रियासत के जो केसेस होते हैं, जो वाकई ही रियासत की जो पहचान होते हैं या रियासत को मजबूत करने होते हैं, दहशतगर्दों को करार वाकई सज़ा दी जा सकती होती है, तो फिर अच्छे प्रोसिक्यूटर जो सामने उनके मुकाबिल वकील होंगे, तो उनके सामने अच्छा केस लड़ सकेंगे और मुल्ज़मान को सज़ा भी दिलवा सकेंगे। केस अच्छा होता है, तफ्तीश भी अच्छी होती है, मुल्ज़मान के 164 के इतराफ़ी बयानात भी होते हैं, GIT में भी चीज़ें साबित, वो अच्छा केस नहीं पेश कर पाते, जिसकी वजह से मुल्ज़मान को उसका फ़ायदा होता है और मुल्ज़मान इस तरह छूट जाते हैं, जिस तरह आज भी आपने देखा। हम इस तरह, जिस तरह अपने मुल्की और कौमी इदारों के लिए और मुल्क के जिस तरह शहरी हैं, उनके हवाले से जिस तरह हम रिपोर्ट करते हैं, हम कोशिश करते हैं पूरी ईमानदारी, दयानतदारी और नेक नीति के साथ रिपोर्ट करें और करते रहेंगे। अपना और अपने मुल्क और कौम का ख्याल रखिएगा।